हेलो स्टूडेंट्स, डीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारी समाजशास्त्र की कक्षा में, जो एमपी सेट और नेट दोनों के लिए हम अपने इस यूट्यूब चैनल से संचालित कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने एक नई सीरीज़ प्रारंभ की है अपने इस चैनल पर, और उस सीरीज़ का नाम है फैक्ट एंड कंसेप्ट सीरीज़, जिसमें सोशलॉजी का जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस को लेकर के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं सोशलॉजी के, वो हम इसमें कवर करेंगे। और फैक्ट ही नहीं, उसके साथ जुड़ा हुआ जो कंसेप्ट है वो भी हम अपनी इस सीरीज में कवर करेंगे, यानी कि फैक्ट और कंसेप्ट साथ साथ, ताकि आपको फैक्चुअल चीज़ें भी याद हो जाएं और उसके पीछे छुपा हुआ कंसेप्ट भी समझ में आ जाए, ताकि आप अवधारणाओं को ठीक से समझ सकें और एनालिटिकल प्रश्न कर सकें। और हमने इसमें जो प्रारंभ किया था समाजशास्त्रीय अवधारणाओं से, ये सीरीज प्रारंभ की थी। यूनिट नंबर 3 में समाजशास्त्रीय अवधारणाएं हैं जो कि बेसिक कंसेप्ट हैं सोशलॉजी के, इसलिए सीरीज यहीं से प्रारंभ हुई थी। और ये इसका सेकेंड लेक्चर है। जो प्रीवियस लेक्चर था वो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा, वो टॉपिक है संस्कृति। इसके पहले जो हमने टॉपिक कंप्लीट कर रखा है, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक कंप्लीट किया है, वो टॉपिक क्या है? सामाजिक संरचना, जिसे मैंने आपको बताया कि प्लेलिस्ट पर जाकर के यूट्यूब पर हमारा जो चैनल है उस पर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संस्कृति और उसकी प्रमुख जितने भी फैक्ट हैं और उसके साथ जुड़े हुए जो कंसेप्ट हैं वो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि आखिर संस्कृति किसे कहा जाता है। तो एक जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जो एक व्यवहारिक, जिसमें आप समझ जाए तुरंत कि संस्कृति क्या है, तो आप ये मान के चलिए कि आप अपने सामने जो भी मानव निर्मित पक्ष देखते हैं वो सब संस्कृति है। मानव निर्मित में क्या है? मानव निर्मित में दो चीजें हैं। कुछ पक्ष मूर्त पक्ष है और कुछ अमूर्त पक्ष है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य ने कई सारे आविष्कार किए हैं, बहुत सारी वस्तुएं जिनका आविष्कार शुरू से हम करते आए हैं। इसके अलावा कई सारी संरचनाओं का भी निर्माण किया है आविष्कार में। जैसे कि हमने शुरू में ही कागज का आविष्कार कर दिया। इसके अलावा हम वहाँ से लेकर के आज तक आ चुके हैं, तो कंप्यूटर तक आ चुके हैं, मोबाइल फ़ोन का भी आविष्कार किया। बहुत सारे आविष्कार हैं, ये आपको अच्छे से पता है। ये डिजिटल बोर्ड, पेन, ये सब हमारे आविष्कार की श्रेणी में सम्मिलित है। मूर्त पक्ष है क्योंकि इसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। साथ ही साथ अमूर्त पक्ष क्या है? हमने अपने बुद्धि का प्रयोग करके बहुत सारे संस्कृति यानी प्रथा परंपरा इसका निर्माण किया है। साथ ही साथ मूल्य प्रतिमानों का भी निर्माण किया है, ज्ञान का निर्माण किया है, टेक्नोलॉजी का निर्माण किया है। ये अमूर्त पक्ष है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। तो मूर्त और अमूर्त ये दो पक्ष जो मनुष्य द्वारा निर्मित हैं वो सब संस्कृति कहलाती है। यानी संस्कृति क्या है? संस्कृति वो है जो मनुष्य द्वारा निर्मित है। इसके अलावा फिर बाकी क्या है? बाकी प्राकृतिक घटनाएं हैं, प्राकृतिक वस्तुएं हैं या प्राकृतिक पक्ष है। जैसे हम अपने यहाँ चारों ओर वृक्ष देख रहे हैं, नदियां हैं, पर्वत है, मिट्टी है, ये सब क्या है? ये मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है, ये प्रकृति प्रदत्त है। तो जो प्रकृति प्रदत्त है वो प्राकृतिक है, वो संस्कृति का हिस्सा नहीं है। लेकिन जो मनुष्य द्वारा निर्मित है वो संस्कृति है। वैसे संस्कृति में मूर्त और अमूर्त दोनों आते हैं, लेकिन विशिष्ट रूप से केवल अमूर्त पक्ष यानी प्रथा परंपरा, भाषा, व्यवहार, ज्ञान, कौशल, इसको संस्कृति में रख लिया जाता है। तो ये संस्कृति का एक बेसिक कंसेप्ट, जिसमें आप समझ जाएं कि आखिर संस्कृति क्या है। अब संस्कृति के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखें। सबसे पहले सांस्कृतिक तत्व एवं सांस्कृतिक संकुल। देखिए इसमें जो मार्किंग चालू हो रही है 41 से चालू हो रही है, क्योंकि जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम 40 तक जो समाजशास्त्रीय अवधारणाएं हैं या जो हम सीरीज है, ये सीरीज इसी तरह से आगे बढ़ती जाएगी। तो 40 फैक्ट्स कंप्लीट हो चुके थे।
41 से हम यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। सांस्कृतिक तत्व एवं सांस्कृतिक संकुल, ये आपसे पूछ सकते हैं किसकी अवधारणा है, पूछा भी गया है, और ये क्लार्क विस्लर की अवधारणा है। क्लार्क विस्लर की पुस्तक है मैन एंड कल्चर, उसमें इन्होंने ये अवधारणा दी है। सांस्कृतिक तत्व से मतलब ये है कि संस्कृति का सबसे छोटा पक्ष जिसे परिभाषित किया जा सके वो सांस्कृतिक तत्व कहलाता है। जैसे कि पंखा, यदि हम पंखे को ले लें तो पंखे के सांस्कृतिक तत्व कौन कौन से हैं? तो पंखा किससे मिलकर के बना है? जैसे पंखे के 3 ब्लेड होते हैं, पंखे में मोटर होती है, इसके अलावा पंखे में छोटे छोटे पेच होते हैं, ये सब सांस्कृतिक तत्व हैं। तो ये सबसे छोटे से छोटा हिस्सा है संस्कृति का। या खान पान की यदि हम बात करें तो रोटी एक सांस्कृतिक तत्व है, या इटालियन कल्चर में पिज़्ज़ा एक सांस्कृतिक तत्व है, अमेरिकन कल्चर में बर्गर एक सांस्कृतिक तत्व है, दक्षिण भारत में जाएंगे तो इडली एक सांस्कृतिक तत्व है, वस्त्र हम पहनते हैं तो हमने बोला कि जीन्स वो भी एक सांस्कृतिक तत्व है। तो ऐसे मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक तत्व बहुत सारे होते हैं। सांस्कृतिक तत्व क्या है? संस्कृति का सबसे छोटा हिस्सा। अब ये जो संस्कृति का सबसे छोटा हिस्सा है, इसको जब व्यवस्थित रूप से मिला दिया जाता है, या ये जो व्यवस्थित रूप से मिल जाता है, तब किसका निर्माण हो जाता है? सांस्कृतिक संकुल का। जैसे हम पूजा करते हैं तो पूजा करने का जो कार्यक्रम होता है उसमें बहुत सारे सांस्कृतिक तत्व व्यवस्थित रूप से जुड़ते हैं। जैसे फूल माला है, या फूल है, या प्रसाद है, या आरती है, ठीक है, या मंत्र है, ये सब जब व्यवस्थित रूप से मिल जाते हैं तब सांस्कृतिक संकुल का निर्माण हो जाता है। तो ये अवधारणा किसकी है? क्लार्क विस्लर की अवधारणा है। नेक्स्ट देखें, सांस्कृतिक प्रतिमान, और ये अवधारणा रूथ बेनेडिक्ट की है। सांस्कृतिक प्रतिमान, जब सांस्कृतिक संकुल व्यवस्थित रूप से बहुत सारे सांस्कृतिक संकुल जुड़ जाते हैं तब सांस्कृतिक प्रतिमान का निर्माण हो जाता है। सांस्कृतिक प्रतिमान को ही संस्कृति कहते हैं। प्रतिमान का मतलब क्या है? संस्कृति का तौर तरीका। तो सांस्कृतिक प्रतिमान क्या है? संस्कृति ही है, और ये कुछ एक क्षेत्र में फैली हुई देखने को मिल जाती है। तो सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा किसकी है? रूथ बेनेडिक्ट की है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्लार्क विस्लर का ये कहना है कि संस्कृति पूरी जगह नहीं मिलेगी आपको, हर जगह संस्कृति नहीं मिलने वाली एक जैसी। संस्कृति का एक क्षेत्र होता है और उस क्षेत्र में एक निश्चित संस्कृति मिलती है। जिसे क्लार्क विस्लर ने क्या बोला है? सांस्कृतिक क्षेत्र कहा है। तो सांस्कृतिक क्षेत्र की जो अवधारणा है, ये किसकी अवधारणा है? ये क्लार्क विस्लर की अवधारणा है। सांस्कृतिक क्षेत्र, जैसे राजस्थान में राजस्थानी संस्कृति आपको मिलती है, राजस्थान और राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में। तो राजस्थानी संस्कृति का क्षेत्र राजस्थान और राजस्थान के आसपास के क्षेत्र हैं। जम्मू कश्मीर में चले जाएंगे तो राजस्थानी संस्कृति नहीं मिलने वाली आपको। तो प्रत्येक संस्कृति का एक क्षेत्र होता है, जैसे सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं। क्लार्क विस्लर की अवधारणा है। नेक्स्ट, ऑकबर्न की एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत पूछते हैं कि संस्कृति को भौतिक और अभौतिक भागों में किसने बांटा है, तो ध्यान रखिएगा, ऑकबर्न ने बांटा है। भौतिक संस्कृति जो मैंने आपको बताया, संस्कृति का मूर्त पक्ष है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इसमें मनुष्य द्वारा किए गए सारे आविष्कार सम्मिलित हैं, सारे निर्माण सम्मिलित हैं, जैसे बिल्डिंग, सड़क, सब ये भौतिक संस्कृति है। अभौतिक क्या है? जैसे हम अनुभव कर सकते हैं, जैसे ज्ञान, विश्वास, प्रथा, परंपरा, ये अभौतिक संस्कृति है। नेक्स्ट, सांस्कृतिक विलंबना। ऑकबर्न की पुस्तक थी सोशल चेंज, 1922 में लिखी थी। इसमें ऑकबर्न ने क्या किया था? सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा दी थी। इसको सांस्कृतिक विलंबना भी बोलते हैं, साथ ही साथ क्या बोलते हैं? सांस्कृतिक पिछड़न, कल्चरल लैग के नाम से भी जानते हैं। ऑकबर्न का ये कहना था कि संस्कृति का जब विकास होता है तो भौतिक संस्कृति में विकास बहुत तेजी से हो जाता है, लेकिन अभौतिक संस्कृति में विकास भौतिक संस्कृति की तुलना में कम हो पाता है। तो भौतिक और अभौतिक के बीच में एक गैप आ जाता है, यानी भौतिक संस्कृति काफी आगे निकल गई और अभौतिक संस्कृति
पीछे रह गई। इनके बीच का जो गैप है अकबर क्या बोलते हैं, सांस्कृतिक विलंबना। यानी आविष्कार तो बहुत आगे तक के हो चुके हैं, टच स्क्रीन मोबाइल जैसे डिजिटल बोर्ड है, टच स्क्रीन है, लेकिन अभौतिक मतलब शिक्षा ज्ञान, इसके मामले में लोग पिछड़े हुए हैं। हमारे देश में एटीएम मशीनें बहुत सारी जगह लगी हुई है, पूरे देश में लगी हुई हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जिनको एटीएम संचालित करते नहीं आता, पैसे निकालते नहीं आते हैं, या मोबाइल फोन सभी को पूरा ऑपरेट करते हुए नहीं आता। ये अभौतिक संस्कृति पिछड़ापन है, सांस्कृतिक विलंबना। नेक्स्ट, प्रति संस्कृति या विपरीत संस्कृति, ये किसकी अवधारणा है, मिल्टन सिंगर। तो मिल्टन सिंगर का ये कहना है कि कई बार ऐसा होता है कि संस्कृति में कोई भी एक बड़ी संस्कृति है, उसमें से कोई एक छोटा सा हिस्सा रहता है संस्कृति का, वो क्या करता है, उस मेन संस्कृति का विरोध, मुख्य संस्कृति का विरोध करने लगता है, और इसलिए उसे क्या बोलते हैं हम, प्रति संस्कृति के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे बहुत पहले क्या था, 70s में हिप्पी कल्चर था, हिप्पी, ठीक है, या होमोसेक्सुअल लोग हो जाते हैं। ऐसे कई सारे मतलब उदाहरण हैं जो प्रति संस्कृति का उदाहरण है। यानी प्रति संस्कृति से तात्पर्य क्या हो गया, संस्कृति के अंदर कुछ लोग ऐसे रहते हैं, कोई एक विशिष्ट संस्कृति ऐसी रहती है जो अपनी मुख्य संस्कृति के ठीक अपोज में चलने लगती है, इसे प्रति संस्कृति कहा जाता है। सांस्कृतिक पूंजी, पियरे बोर्दियो। पियरे बोर्दियो फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने दो अवधारणाएं काफी महत्वपूर्ण दी थी पियरे बोर्दियो की, सांस्कृतिक पूंजी और सांस्कृतिक पुनरुत्पादन। देखिए, शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में और समाज का जो एक विशिष्ट वर्ग होता है, संभ्रांत वर्ग होता है, और प्रिविलेज क्लास जो होती है, और पियरे बोर्दियो का ये कहना था सांस्कृतिक पूंजी से मतलब क्या होता है, एक विशेष वर्ग के पास क्या है, ज्ञान बहुत ज़्यादा है, उनके पास भाषा अच्छी है, और उनके आचार व्यवहार के तरीके काफ़ी अच्छे हैं, प्रथाएं परंपराएं सब कैसी हैं, दूसरे वर्गों की तुलना में कैसी हैं, अलग हैं। बौद्धिकता का स्तर, इंटेलेक्चुअल लेवल उनका कैसा है, बहुत अलग है। वो पियरे बोर्दियो के अनुसार क्या है, सांस्कृतिक पूंजी है, आपका ज्ञान, आपकी भाषा, ठीक है ना, आपका जितना अनुभव है वो सब। जैसे हम बात करें उद्योगपति वर्ग, तो उद्योगपति वर्ग में क्या है, वो बहुत ही अलग वर्ग है, और उनका ज्ञान का स्तर हो गया, उनकी भाषा, उनका शिष्टाचार, व्यवहार, संस्कृति, सब कुछ ये उनके लिए बहुत फायदे में होता है, और इसी के द्वारा वो क्या करते हैं, वो पूरे समाज के ऊपर अपना शासन करते हैं। और इस पूंजी को पियरे बोर्दियो ने क्या कहा था, सांस्कृतिक पूंजी कहा था। दूसरी बात, कल्चरल रिप्रोडक्शन, ये शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में कहा था पियरे बोर्दियो ने, और इन्होंने ये बोला था कि शिक्षा व्यवस्था ये जो सांस्कृतिक पूंजी है इसको ट्रांसफर करती रहती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। यानी एक विशेष वर्ग को विशेष प्रकार की सुविधाएं देती है। जैसे कि यदि हम शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था में जो प्रिविलेज्ड क्लास है उसको विशेष सुविधाएं मिल जाना, या उनका जो ज्ञान का स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, या उनकी जो भाषा है, जैसे उनको अंग्रेजी भाषा समझ में आ जाती है, या जो दूसरे स्तर के लोग हैं उनको अंग्रेजी भाषा समझ में नहीं आती है, वो कहीं ना कहीं उसकी तुलना में ऊंचे हो रहते हैं, और ये ट्रांसफ़र होता रहता है। यानी समाज में जो हायर क्लास में है वो हमेशा हायर क्लास में बना रहता है, और बाकी के लोग लोअर क्लास वाले या मिडिल क्लास वाले वो अलग रहते हैं। तो सांस्कृतिक पुनरुत्पादन ये शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है पियरे बोर्दियो का। नेक्स्ट, सांस्कृतिक उद्योग, थियोडोर एडोर्नो की अवधारणा है ये। सांस्कृतिक उद्योग से थियोडोर एडोर्नो का मतलब है कि आज के समय में क्या हो चुका है कि संस्कृति से संबंधित कई सारे उद्योग हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, मनुष्य के ऊपर अपना इतना ज़्यादा प्रभाव डाल रखा है कि मनुष्य की जो एक मौलिक सोच है, मूलभूत सोच है, उसको ही उसने दबा दिया। जैसे आज के समय में यदि हम चर्चा करें तो सोशल मीडिया उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और सोशल मीडिया इस समय सांस्कृतिक उद्योग की श्रेणी में
सम्मिलित है। आप देखिए लोग रील्स कल्चर में बिजी हैं, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं। ये सब क्या है? ये सांस्कृतिक उद्योग की ही कैटेगरी है। नेक्स्ट, सांस्कृतिक उत्तरजीविता या सांस्कृतिक अवशेष, ये किसकी अवधारणा है? ये टाइलर की अवधारणा है। सांस्कृतिक उत्तरजीविता या सांस्कृतिक अवशेष, देखिए टाइलर का ये कहना है कि कई बार संस्कृति का ऐसा पक्ष जो उसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन उसके बाद भी क्या है, अवशेष या अवशिष्ट के रूप में वो संस्कृति में आपको देखने को मिल जाएगा। क्या है? सांस्कृतिक अवशेष के रूप में जाना जाता है। यानी आज के समय के हिसाब से उसकी कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन उसके बाद भी वो देखने को मिलेगा। जैसे आप कई सारे क्षेत्र में जाएंगे भारत में तो आपको पर्दा प्रथा अब सांस्कृतिक अवशेष के रूप में ही बची हुई है भारत देश में। या बाल विवाह की जो प्रथा है वो भी सांस्कृतिक अवशेष के रूप में, लोग केवल उसका पालन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका इस प्रकार की परंपरा थी, अदरवाइज क्या है, इसकी कोई आवश्यकता अब नहीं बची है। तो इसे क्या बोलते हैं? सांस्कृतिक अवशेष या सांस्कृतिक उत्तरजीविता। नेक्स्ट, मेलिनोव्स्की की ये बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है, सांस्कृतिक बहुलवाद। देखिए सांस्कृतिक बहुलवाद से मतलब ये हो जाता है कि किसी एक क्षेत्र में बहुत अलग अलग संस्कृति के लोग यदि रहते हैं और वो जब उस संस्कृति में रहेंगे, अलग अलग संस्कृति के लोग किसी एक क्षेत्र में, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की संस्कृति से परिचित हो जाएंगे, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव, एक दूसरे के प्रति अनुकूलन डेवलप कर लेंगे और अच्छे से रहेंगे, हंसी खुशी रहेंगे। ये क्या कहलाता है? सांस्कृतिक बहुलवाद। यानी बहुत अलग अलग संस्कृतियों के लोगों का एक साथ रहना और आपस में हंसी खुशी रहना। जैसे कि वो एक सीरियल था तारक मेहता, जिसमें गोकुलधाम सोसाइटी में आपको पता है कि बहुत अलग अलग मराठी भी रह रहे हैं, साउथ इंडियन भी रह रहे हैं, ठीक है, अलग अलग पंजाबी भी रह रहा है वहाँ पर। तो सब अलग अलग संस्कृति के लोग हैं और उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा लिया है। एक इसका उदाहरण है सांस्कृतिक बहुलवाद का। ठीक है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद हर्कोविट्ज की अवधारणा है। देखिए सांस्कृतिक सापेक्षवाद से मतलब ये हो जाता है कि किसी भी संस्कृति का हम विवेचना करते हैं या किसी भी संस्कृति का मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में कई बार ऐसा हो जाता है कि हम हमारी संस्कृति के मूल्य प्रतिमानों से उसका मूल्यांकन करने लगते हैं, ठीक, और वो गलत हो जाता है, हम उसकी आलोचना करने लगते हैं। तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद ये कहलाता है कि कोई भी संस्कृति, सपोज कि अमेरिकी संस्कृति है तो अमेरिकी संस्कृति का मूल्यांकन यदि करना है तो अमेरिका के जो मूल्य प्रतिमान है उनके अनुसार ही करें, ये सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहलाता है। या भारतीय संस्कृति का मूल्यांकन भारत के ही मूल्य प्रतिमानों से किया जाए, ये क्या कहलाएगा? सांस्कृतिक सापेक्षवाद। यानी जो संस्कृति है उसका मूल्यांकन करना है जिस संस्कृति का, तो उसी संस्कृति के मूल्य प्रतिमानों से करें, ना कि स्वयं की संस्कृति से। सीमांत संस्कृति, सीमांत क्षेत्र, ये अवधारणा क्लार्क विस्लर की है। जो सीमांत क्षेत्र होते हैं वहां सीमांत संस्कृति मिलती है। जैसे सपोज कि यदि ये बोला जाए कि ये एमपी और ये राजस्थान, एमपी और राजस्थान ये बॉर्डर है, तो यहाँ पर जो संस्कृति मिलेगी ये सीमांत संस्कृति मिलेगी बॉर्डर पर। वहाँ राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की ही संस्कृति के गुण आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सांस्कृतिक क्षेत्र, एक सांस्कृतिक क्षेत्र जहाँ पर समाप्त हो रहा है, दूसरा सांस्कृतिक क्षेत्र जहाँ से प्रारंभ हो रहा है, वो क्षेत्र सीमांत क्षेत्र कहलाता है और वहाँ मिलीजुली संस्कृति मिलती है जिसे क्या बोलते हैं? सीमांत संस्कृति। नेक्स्ट, जन संस्कृति या उपभोक्तावादी संस्कृति, एच.डी. लॉसवेस की अवधारणा है। ठीक है, मास कल्चर बोलते हैं। देखिए मास कल्चर से मतलब क्या है कि ऐसी संस्कृति जो मीडिया से, टेलीविजन से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कैसी होती है? बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और मीडिया से ही सारी सूचनाएं प्राप्त करती है और
उसकी कार्यशैली, संस्कृति में जितने लोग हैं उनकी कार्यशैली या उनका जो बिलीव है वो मीडिया के सहारे ही चलते हैं। ऐसी संस्कृति क्या कहलाती है? जन संस्कृति। यानी कि इसमें लोग व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से बातचीत करना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे की बातों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन मीडिया से जो उनके सामने आ रहा है उसको ही सच मान करके चलते हैं। जैसा कि इस समय क्या है, सोशल मीडिया क्या है, बहुत ज़्यादा प्रभावी है और भारत देश की संस्कृति धीरे धीरे मास कल्चर यानी जन संस्कृति बनती जा रही है। सोशल मीडिया में जो हम देख लेते हैं हम उसे सच मान करके चलने लगते हैं और अपनी जीवन शैली भी उसी के अनुसार करने लगते हैं। नेक्स्ट, लोक संस्कृति या लोक समाज, रॉबर्ट रेडफील्ड। तो एक्चुअली जो लोक शब्द आता है वो ग्रामीण से आता है। वैसे देखा जाए ना तो लोक संस्कृति या लोक समाज का मतलब क्या हो जाएगा? ग्रामीण संस्कृति या ग्रामीण समाज। लेकिन जो रॉबर्ट रेडफील्ड थे इन्होंने इसका संबंध किसके साथ जोड़ा था? जनजातीय समाज के साथ भी जोड़ा था। यानी लोक संस्कृति या लोक समाज का तात्पर्य रॉबर्ट रेडफील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा कि जनजातीय समाज या ग्रामीण समाज की संस्कृति या ऐसा समाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं। नेक्स्ट, सांस्कृतिक विकल्प। राल्फ लिंटन की अवधारणा है सांस्कृतिक विकल्प। देखिए, राल्फ लिंटन का ये कहना है कोई भी संस्कृति होती है उसमें क्या हो जाता है, उस संस्कृति के जो सदस्य होते हैं, जैसे हमने बोला भारत, तो भारत में बहुत एक विशालकाय संस्कृति है, तो वो संस्कृति अपने सदस्यों को कई सारे विकल्प उपलब्ध करा देती है कि आप अपने कार्य में या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आप ये विकल्प यूज कर सकते हैं या ये विकल्प यूज कर सकते हैं। सांस्कृतिक विकल्प कहलाएगा। जैसे आज के समय में यदि हम चर्चा करें तो क्या है, जैसे यदि आपको भोजन ही करना है तो भोजन करने में आप उत्तर भारत, यदि आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आप मध्य भारत से संबंधित भोजन जो भी है वो खा सकते हैं। आपके सामने विकल्प है कि आप इडली सांभर, इडली बड़ा, दक्षिण भारतीय रेस्टोरेंट खुले हुए, आप वो खा लिए। आप पंजाबी खा सकते हैं, गुजराती डिश खा सकते हैं, फाफड़ा या जो भी है, या फिर कहना चाहिए कि पंजाबी डिश खा सकते हैं। ये सांस्कृतिक विकल्प है। आपके परिवार में विवाह समारोह हो रहा है तो आपने जोधपुरी सूट पहन लिया या आपने सांस्कृतिक विकल्प के रूप में किसको चुन लिया? राजस्थानी शैली को चुन लिया, ठीक है ना। या आपने शेरवानी चुन ली है तो फिर आपने एक और सांस्कृतिक विकल्प। तो सांस्कृतिक विकल्प क्या है कि आपके पास कई सारे विकल्प संस्कृति के द्वारा उपलब्ध होते हैं कि क्या है, आप इसका चयन कर सकते हैं, इसका चयन कर सकते हैं, किसी का भी चयन कर सकते हैं। ये किसकी अवधारणा है? राल्फ लिंटन की। चलिए नेक्स्ट, एंथोनी गिडेंस। एंथोनी गिडेंस की अवधारणा है प्रतिरोध की संस्कृति और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंथोनी गिडेंस ने आधुनिकता पे बहुत काम किया है, मॉडर्निटी पे काफी काम किया है। कई सारी पुस्तकें इनकी बहुत फेमस हैं एंथोनी गिडेंस की। और आधुनिकता की जो अवधारणा है उसमें एंथोनी गिडेंस बोलते हैं कि वैश्वीकरण एक ऐसी अवधारणा है जो पूरे विश्व में चल रही है। और वैश्वीकरण क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र की संस्कृति के ऊपर कई बार दबाव डालता है कि वो वैश्वीकरण का जो एक कल्चर है उसके अनुसार ही कार्य करें। लेकिन ऐसे में कई बार क्या हो जाता है कि लोग उसका विरोध कर देते हैं, यानी कि वैश्विक संस्कृति का विरोध कर देते हैं। लोग स्थानीय संस्कृति को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने लगते हैं और बहुत कट्टरवादिता के साथ उसका विरोध करने लगते हैं। तो ऐसी संस्कृति जो कहीं ना कहीं वैश्विक संस्कृति के विरोध में खड़ी हो जाती है और बहुत कट्टरवादिता के साथ खड़ी हो जाती है, तो वो संस्कृति क्या कहलाती है? एंथोनी गिडेंस के अनुसार प्रतिरोध की संस्कृति कहलाती है। नेक्स्ट, संस्कृति का प्रकारवादी सिद्धांत। ये किसका है? मेलानोव्स्की। मेलानोव्स्की ने जो प्रकारवाद की व्याख्या की है वो किस आधार पर की है? संस्कृति के आधार पर की है। प्रकारवाद क्या है कि समाज में जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं वो सामाजिक संस्थाएं एक दूसरे को अपना योगदान दे रही हैं और समाज का अस्तित्व, सामाजिक संरचना का अस्तित्व बना हुआ है। ये प्रकारवाद कहलाता है। तो मेलानोव्स्की का ये कहना है कि प्रकारवाद में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? संस्कृति का। यानी संस्कृति ही ऐसी है जो इस पूरे समाज
की व्यवस्था को बनाए हुए हैं, समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं उनको अपना सकारात्मक योगदान दे रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि संस्कृति का प्रकारवादी सिद्धांत या प्रकारवाद में संस्कृति को किसने महत्वपूर्ण माना है, तो वो क्या है, मेलिनोवस्की। संस्कृति का उद्विकासवादी सिद्धांत किसका है, डार्विन और लेमार्क का। तो डार्विन और लेमार्क, इनका ये कहना है कि संस्कृति का क्या हुआ है, संस्कृति का जो निर्माण हुआ है, जो विकास हुआ है, वो उद्विकासीय तरीके से हुआ है, इवोल्यूशनरी मेथड में हुआ है। जैसे कि शुरू में मनुष्य वो जंगल में घूमता था, तब संस्कृति कुछ थी ही नहीं, कच्चा मांस खाता था। धीरे धीरे क्या हुआ, आग पे पका करके मांस खाने लगा। फिर धीरे धीरे घूमते घूमते शिकार करते करते पशुपालन की व्यवस्था आ गई, दूध वगैरह निकालने लगे। फिर हमने खेती करना प्रारंभ कर दिया, वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया, ऐसे करते करते जैसे पहली अवस्था क्या हो जाएगी, घुमंतु अवस्था, नोमैडिक स्टेज, जंगल में घूम रहे हैं। फिर जनजातीय समाज की अवस्था आ जाती है, जनजातीय समाज से फिर कृषक समाज, औद्योगिक समाज, उत्तर औद्योगिक समाज। तो ये उद्विकासीय प्रक्रिया, ठीक है, किसकी है, डार्विन और लेमार्क की। नेक्स्ट, संस्कृति का प्रसारवादी सिद्धांत किसने दिया है, तो क्लार्क विस्लर ने दिया है। क्लार्क विस्लर क्या बोलते हैं कि संस्कृति उद्विकास के रूप से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कैसे हुआ है, प्रसार से। यानी कोई भी एक संस्कृति है, सपोज ब्रिटिश संस्कृति बहुत पहले भारतीय संस्कृति के संपर्क में आई और ब्रिटिश संस्कृति का प्रसार भारत में हुआ जब ब्रिटिश लोगों ने भारत पे शासन किया। तो भारत में आज भी ब्रिटिश संस्कृति के तत्व देखने को मिल जाएंगे। तो विस्लर का ये कहना है कि संस्कृति का जो विकास हुआ है प्रसारवादी, यानी कि दो संस्कृतियों का संपर्क होता है, उनमें आपस में मिलन होता है, सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान होता है और संस्कृति फिर फैलती है। नेक्स्ट, संस्कृति का द्वंद्वात्मक या भौतिकवादी या संघर्षवादी सिद्धांत, और ये किसका है, कार्ल मार्क्स का है। आपको मालूम है संघर्षवादी व्याख्या किसने करी है, मार्क्स ने करी है। और मार्क्स का ये कहना है कि समाज का जो विकास हुआ या संस्कृति का जो विकास हुआ है वो द्वंद्वात्मक तरीके से हुआ है, प्रकारात्मक तरीके से नहीं हुआ है। और ये अवस्था वाद प्रतिवाद संवाद, ये इस हिसाब से चलती रहती है। वाद प्रतिवाद संवाद, आपस में द्वंद्व की प्रक्रिया चलती रहती है। और जो ऐसा समाज कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था कि समाज में दो ही प्रकार के लोग हैं, एक जिनके पास सब कुछ है, वो वन हु हैव्स, दूसरे कैसे हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, हैव नॉट्स। तो इनके बीच में क्या चलता रहता है, आपस में द्वंद्व चलता रहता है। और इसी से ही समाज और संस्कृति, यानी समाजवाद भी क्या है, संस्कृति का एक रूप है और उसका विकास होगा आगे जाकर। नेक्स्ट, संस्कृति का भौगोलिक आधार, यानी हटिंगटन, कॉबिनियस, इन्होंने दिया। इनका ये कहना है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृति देखने को मिलेगी। अलग अलग क्षेत्र से इनका मतलब होता है कि अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र। और इनका ये कहना है कि भौगोलिक क्षेत्र, इनसे तात्पर्य है कि वो आखिर क्षेत्र कैसा है, वो पर्वतीय क्षेत्र है या रेगिस्तानी क्षेत्र है, या फिर वहाँ पे पानी ज़्यादा गिरता है, वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, गर्मी, या वो बहुत अच्छा मौसम रहता है वहाँ का। तो भौगोलिक आधार संस्कृति का के जहाँ जिस प्रकार की भौगोलिक संरचना होती है वहाँ एक विशेष प्रकार की संस्कृति का जन्म हो जाता है। जैसे यूरोप ने शुरू में काफ़ी विकास किया था, तो ये कहा जाता था कि यूरोप का भौगोलिक जो कहना चाहिए कि जो भौगोलिक स्थिति है या यूरोप का जो पर्यावरण है, वहाँ का जो मौसम है, इकोलॉजी है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए यूरोप ने बहुत ज़्यादा विकास किया है। या ये माना जाता है कि जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ अपराधिक तत्व के लोग कैसे होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो भौगोलिक संरचना के हिसाब से या भौगोलिक विशेषताओं के हिसाब से संस्कृति का निर्माण होना, ये क्या कहलाता है, संस्कृति का भौगोलिक आधार। नेक्स्ट, संस्कृति का जैविकीय आधार किसने बताया, मेलिनोवस्की ने बताया। मेलिनोवस्की क्या बोलते हैं कि संस्कृति मनुष्य की जैविकीय आवश्यकताओं की पूर्ति कराती है। जैविकीय आवश्यकताओं से मतलब क्या है कि जैसे रोटी, कपड़ा, मकान,
ये 3 मूलभूत जैविकीय आवश्यकता है। इसकी पूर्ति किसने कराई है? संस्कृति ने। मेलानिमस का कहना है कि संस्कृति का निर्माण ही इसलिए हुआ है कि प्रारंभिक रूप से क्या हो जाए, जैविकीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। जैविकीय आवश्यकताएं जैसे मैंने आपको बताया, भोजन, भोजन जब निर्मित किया जाएगा, जब रोटी बनाई जाएगी, रोटी संस्कृति का उदाहरण है, तो रोटी जब बनाई जाएगी उसके बाद ही आप खा सकते हैं। नेक्स्ट, संस्कृति का मानसिक आधार। मानसिक आधार से मतलब क्या है, ये किसने बताया? सोरोकिन ने, कृत्रिम सोरोकिन। और ये क्या बताते हैं कि संस्कृति क्या है, 3 प्रकार की मानसिकता अलग अलग होती है। और सोरोकिन ने इंद्रिय परक संस्कृति, भावपरक संस्कृति और आदर्शात्मक संस्कृति, ये 3 प्रकार बता दिए थे। ये मानसिकता का आधार है, ठीक है। और इंद्रिय परक यानी कि जहां पर भौतिकवाद का ज्यादा चलन है, जैसे पश्चिमी संस्कृति। भावपरक यानी कि जहाँ पे आध्यात्मिकता का ज्यादा चलन है, जैसे भारतीय संस्कृति। आदर्शात्मक संस्कृति, जहाँ पर क्या है, वह ऐसा हिस्सा जहाँ पर इंद्रिय परक और भावपरक दोनों के गुण देखने को मिलते हैं। तो संस्कृति का जो मानसिकता वाला जो आधार है वो कौन बता रहा है? सोरोकिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि संस्कृति को इंद्रिय परक, भावपरक और आदर्शात्मक 3 भागों में किसने बांटा है? नेक्स्ट, सांस्कृतिक लय का सिद्धांत। ये मोरिस पोपलर की अवधारणा है। और सांस्कृतिक लय से मतलब है मोरिस पोपलर का कि संस्कृति में जो परिवर्तन होता है वो 2 तरीके से होता है, परंपरा और आधुनिकता, परंपरा और नवाचार के बीच में। यानी संस्कृति कभी नवाचार की तरफ चली जाती है, कभी परंपरा की तरफ चली जाती है, फिर कभी नवाचार की तरफ, कभी परंपरा की तरफ। ये संस्कृति में एक लय, यानी कि संस्कृति में विकास या परिवर्तन यूं ही नहीं होता है, या तो कभी नवाचार की तरफ या कभी परंपरा की तरफ। इसे सांस्कृतिक लय कहते हैं। ये मोरिस पोपलर की अवधारणा है। संस्कृति की भूमिका, रूथ बेनेडिक्ट की अवधारणा है। और रूथ बेनेडिक्ट का ये कहना है कि संस्कृति ही व्यक्तित्व का निर्माण करती है। संस्कृति की भूमिका मतलब मनुष्य का जो व्यक्तित्व होता है, उस व्यक्तित्व को निर्माण करने में क्या है, संस्कृति की भूमिका बहुत है। यानी उसी की भूमिका एक्चुअली। और जैसी संस्कृति होती है उसी प्रकार के व्यक्तित्व को महत्व मिलता है। जैसे राजपूतों की जो संस्कृति है वो आक्रामक संस्कृति है। शुरू से राजपूत या क्षत्रिय लोगों ने देश की रक्षा का कार्य किया है। तो कोई भी राजपूत व्यक्ति, कोई भी क्षत्रिय, यदि वो आक्रामक स्वभाव का है तो क्या माना जाएगा, उस संस्कृति में ज्यादा अच्छा माना जाएगा। सांस्कृतिक सार्वभौमिक, राल्फ लिंटन। अभी ऐसा मैंने आपको बताया था सांस्कृतिक विकल्प, ऐसा ही क्या है, सांस्कृतिक सार्वभौमिक। यानी संस्कृति में कुछ तत्व ऐसे रहते हैं जो सार्वभौमिक, यानी क्या होता है कि सभी जगह चलन में होते हैं। जैसे भारतीय संस्कृति में नमस्ते करना, ये क्या है, या चरण छूना, ये लगभग पूरे भारतीय संस्कृति में चलन में देखने को मिल जाएगा। क्या कहलाएगा, सांस्कृतिक सार्वभौमिक। राल्फ लिंटन की अवधारणा है ये। नेक्स्ट, एथिक और एमिक कल्चर, इसको एथिक भी बोलते हैं, एथिक और एमिक संस्कृति, ठीक है। केनेथ पाइक की अवधारणा है। इनका यह कहना है कि जब किसी संस्कृति का अध्ययन उस संस्कृति के बाहर के लोगों से के द्वारा किया जाए तो वो क्या कहलाता है, एथिक संस्कृति। और जब उसी संस्कृति का अध्ययन उसी स्थान या उसी संस्कृति के लोगों के द्वारा किया जाए तो क्या कहलाएगा, एमिक संस्कृति। जैसे यदि हम बात करें कि जाति व्यवस्था, तो जाति व्यवस्था भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। तो यदि भारतीय संस्कृति का अध्ययन पश्चिमी लोग कर रहे हैं, पश्चिमी समाजशास्त्री, तो वो एथिक संस्कृति कहलाएगा। और जब जाति व्यवस्था का अध्ययन भारतीय समाजशास्त्री कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, एमिक संस्कृति कहलाएगा। किसकी अवधारणा है, केनेथ पाइक। नेक्स्ट, गरीबी की संस्कृति, ऑस्कर लेविस की अवधारणा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑस्कर लेविस ने कहा था कि लंबे समय तक जब लोग गरीब रहते हैं और वो गरीब से ऊपर नहीं उठ पाते हैं तो वो गरीबी को अपना लेते हैं, उनमें भाग्यवादिता जन्म ले लेती है। वो ये मान करके चलते हैं
कि हमारी किस्मत गरीबी में ही लिखी हुई है और हम गरीबी में जन्म लिया है, गरीबी में ही मरेंगे, हो सकता है अगला जन्म भी गरीबी में ही रहे। इस प्रकार की भाग्यवादिता, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ें उनमें डेवलप हो जाती हैं। तो ये संस्कृति, गरीबी की संस्कृति, किसकी अवधारणा है? ऑस्कर लेविस की। नेक्स्ट, स्वजाति केंद्रवाद या स्व संस्कृति केंद्रता, समनर की अवधारणा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अवधारणा इस प्रकार की है कि अभी मैंने जो बताया था सांस्कृतिक सापेक्षवाद बताया था, सांस्कृतिक सापेक्षवाद और स्वजाति केंद्रवाद ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। स्वजाति केंद्रवाद क्या है? जब हम किसी दूसरी संस्कृति का मूल्यांकन स्वयं की संस्कृति के मूल्य प्रतिमानों से करने लगते हैं, तो ऐसा करने के क्रम में क्या होगा? हम उस संस्कृति की आलोचना कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अपनी संस्कृति के मूल्य प्रतिमान ज़्यादा अच्छे लगते हैं और हम उसके अनुसार उनका मूल्यांकन करते हैं। वो मूल्य प्रतिमान वहाँ नहीं मिलते हैं, हम उनकी आलोचना करने लगते हैं। जैसे कि यदि भारतीय संस्कृति के मूल्य प्रतिमानों के अनुसार अमेरिकन कल्चर की तुलना की जाए या मूल्यांकन किए जाए, तो केवल और केवल बुराई मिलने वाली है अमेरिकन संस्कृति में। वो लोग भी यदि भारत की मूल्यांकन उनके हिसाब से करेंगे, उनकी संस्कृति के हिसाब से, तो वो भी आलोचना करेंगे। तो ये अवधारणा क्या कहलाती है? स्वजाति केंद्रवाद, यानी हमें अपनी संस्कृति श्रेष्ठ लगती है और दूसरों की संस्कृति निम्न लगती है। सांस्कृतिक उत्तरजीविता, ये टाइलर की अवधारणा है, इसको हम पढ़ चुके हैं एक्चुअली। सांस्कृतिक उत्तरजीविता जो मैंने आपको बताया था, जैसे पर्दा प्रथा वगैरह। सांस्कृतिक विलंबना और वर्ण, ये भी आपको बता दिया था, ये रिपीट हो गया कि भौतिक संस्कृति आगे निकल जाती है और अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है। नेक्स्ट, संस्कृति की प्रथम वैज्ञानिक परिभाषा किसने दी थी? ये बहुत पूछते हैं। टाइलर। तो टाइलर की परिभाषा आप लोग देख लेना, उसमें बोलते हैं कि संस्कृति क्या है? जिसमें सभी मूल्य, विश्वास, प्रथा, परंपरा, सारे पक्ष सम्मिलित हो जाते हैं, वो क्या है? संस्कृति कहलाती है। तो संस्कृति की प्रथम वैज्ञानिक परिभाषा किसकी है? वो टाइलर की है। ये फिर से रिपीट हो गया एक्चुअली। सांस्कृतिक अवशेष है उत्तरजीविता, टाइलर का। सांस्कृतिक एकीकरण का सिद्धांत, या इसी का दूसरा नाम क्या है? सांस्कृतिक विन्यास का सिद्धांत, या इसी का नाम क्या है? गेस्टाल्ट सिद्धांत। एक्चुअली गेस्टाल्ट थ्योरी साइकोलॉजी की थ्योरी है और वहीं से ये सिद्धांत उठाया है। सांस्कृतिक एकीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? रूथ बेनेडिक्ट ने। ये काफी इंपॉर्टेंट है। सांस्कृतिक एकीकरण बोल दें आप, सांस्कृतिक विन्यास बोल दें, या गेस्टाल्ट थ्योरी, ये रूथ बेनेडिक्ट की है। गेस्टाल्ट थ्योरी व्यक्तित्व के अध्ययन से संबंधित है। इस थ्योरी में ये बोला जाता है कि जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, उसका अध्ययन व्यक्तित्व को टुकड़ों में बांट करके नहीं कर सकते, समग्रता में करना पड़ेगा। यानी पर्सनालिटी की समग्रता में उसका अध्ययन करना पड़ेगा। उसी के आधार पर रूथ बेनेडिक्ट ने यह कहा था कि आप संस्कृति को टुकड़ों में बांट करके, जैसे सांस्कृतिक तत्व, संकुल, प्रतिमान, ऐसे बांट करके संस्कृति का अध्ययन आप नहीं कर सकते हैं। संस्कृति का अध्ययन यदि आपको करना है, एक समग्रता में ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इथोस और इडोस, ये संस्कृति के दो पक्ष हैं, इथोस और इडोस। संस्कृति का जो आंतरिक पक्ष होता है, जिसमें मूल्य, प्रतिमान, प्रथा, परंपरा, जो अमूर्त रूप है लगभग, जो दिखाई नहीं देगा, आंतरिक जो बहुत मजबूत होता है, वो क्या कहलाता है? इथोस। और संस्कृति का जो बाहरी पक्ष होता है, जैसे हमारे भोजन करने के तरीके हैं, हमारा फैशन, ठीक है ना, बातचीत करने का तरीका, व्यवहार, ये क्या कहलाएगा? इडोस। तो संस्कृति का आंतरिक पक्ष इथोस और बाहरी पक्ष इडोस। अवधारणा किसकी है? क्रोबर की। नेक्स्ट, सांस्कृतिक पारिस्थितिकी, जूलियन स्टीवर्ट, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछने में भी आया है ये। और जूलियन स्टीवर्ट ने सांस्कृतिक परिस्थितिकी की अवधारणा दी है और उसमें उन्होंने ये बोला है कि कोई भी मानव समूह या कोई भी मनुष्य, कोई भी सांस्कृतिक समूह, वो पर्टिकुलर किसी पारिस्थितिकी से किस प्रकार से तालमेल बैठाता है, किस प्रकार से उसके साथ अनुकूलन करता है और स्वयं को फिर उस पारिस्थितिकी के अनुरूप ढालता है और अपना विकास करता है, आगे बढ़ता है। जैसे
रेगिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं, जैसे अरब क्षेत्र के जो लोग हैं, उन्होंने एक उसके साथ यानी कि रेगिस्तान के साथ संतुलन करने के लिए क्या कर लिया है, अपने आप को उसमें ढाल लिया है। जो लोग पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं उन्होंने भी क्या किया है, अपने आप को उन पर्वतीय क्षेत्रों के अनुसार अपना खान पान रहन सहन बिल्कुल वैसा ही कर दिया। तो क्या कहलाएगा ये, सांस्कृतिक पारिस्थितिकी। जूलियन स्टीवर्ट है। नेक्स्ट, सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत या उतार चढ़ाव का चक्रीय सिद्धांत, सोरोकिन। ये अभी मैंने जो आपको बताया था, सोरोकिन ने 3 हिस्से बताए थे संस्कृति के। क्या कौन कौन से 3 हिस्से बताए थे सोरोकिन ने? एक, इंद्रिय परक संस्कृति, इंद्रिय परक। दूसरी कौन सी है, भाव परक। और तीसरी कैसी है, आदर्शात्मक। ठीक है, इसमें भौतिकवाद के ज्यादा गुण होते हैं, ठीक, इसमें आध्यात्मिकता के ज्यादा गुण होते हैं, और इसमें दोनों ही गुण मिले जुले रहते हैं। तो संस्कृति यहां से लेकर के यहां और यहां से लेकर के यहां, ये संस्कृति का इस तरीके से मूवमेंट होता रहता है, इसलिए इसे उतार चढ़ाव या चक्रीय सिद्धांत सांस्कृतिक परिवर्तन का बोलते हैं, सोरोकिन का है। और जब ये इंद्रिय परक से भाव परक जाती है, भाव परक से इंद्रिय परक आती है, तो बीच में एक श्रेष्ठ स्थिति आ जाती है जिसमें दोनों गुण मिलेंगे। कौन सी है वो, आदर्शात्मक संस्कृति। सोरोकिन आदर्शात्मक संस्कृति को सबसे अच्छी संस्कृति मानते हैं। नेक्स्ट, संस्कृति में केवल अभौतिक पक्ष को किसने रखा है, मैकैवर ने। देखिए, संस्कृति भौतिक और अभौतिक दोनों है, लेकिन मैकैवर क्या बोलते हैं कि संस्कृति का मतलब केवल अभौतिक पक्ष से ही है। भौतिक संस्कृति को मैकैवर ने क्या नाम दिया है, उसे सभ्यता के नाम से जाना है। तो ये ध्यान रखिएगा, मैकैवर ने भौतिक संस्कृति को सभ्यता बोला है, जबकि अभौतिक संस्कृति को क्या बोला है, संस्कृति। संस्कृति का चरित्र, मार्गरेट मीड। ये अवधारणा भी वैसी है कि संस्कृति क्या करती है, चरित्र निर्माण का कार्य करती है। पहले मनुष्य के द्वारा क्या किया जाता है, संस्कृति का निर्माण, बहुत सारे लोग मनुष्य हैं, बहुत सारा एक समाज होता है, वो एक विशेष प्रकार की संस्कृति को निर्मित कर देता है, और उसके बाद फिर वो जो संस्कृति है वो क्या करती है, वो वहाँ के जितने भी लोग हैं उनमें चरित्र निर्माण यानी व्यक्तित्व निर्माण का कार्य करती है। जैसे हम बोले जापानीज संस्कृति, जापान की संस्कृति, वो बहुत अलग प्रकार की संस्कृति है। वहाँ के जो लोग होते हैं वो बहुत अलग होते हैं, भले चाहे वो चेहरे से एकदम सौम्य दिखते हैं, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति कैसी होती है, इच्छा शक्ति उनकी बहुत दृढ़ है। तो मार्गरेट मीड की अवधारणा है ये, कौन सी, संस्कृति का चरित्र। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। यहाँ पर मैंने आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उसके बारे में बताया, साथ ही साथ क्या है उसके साथ जुड़े हुए जो कंसेप्ट था वो भी आपको समझाया। तो जैसा कि आपको मैंने ये नंबर दे रखा है, आप कुछ पूछ सकते हैं इस पर यदि आप कुछ जानना चाहें। साथ ही साथ आप बताएं कमेंट करके कि आपको किस प्रकार ये चीज़ें लग रही हैं, इसमें कोई क्या समस्या आ रही है, वो भी आप आकर के पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।